नमस्कार साथियों, सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 2 कक्षा 7 के लिए है। यह इतिहास की पास पुस्तक है। इसके पाठ क्रमांक हम 2 पर चलें, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसा कि आप बुक पर देख पा रहे हैं, मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया। इस मैप में पूरा दिखाया गया है, इसको आप देख लेंगे। ये आपकी बुक है और इस पाठ को पढ़ने के बाद हम चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर को और सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। इस प्रश्न का है पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया, तो आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमारे विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत में कई गैर क्षत्रिय शासक हुए हैं, जिनके कदम, मयूर सरफण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्या थे? क्षत्रिय थे। तो ये इसका हो गया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, जो आपके दिया 18 पेज में देख सकते हैं। प्रशासन का यह रूप आज भी व्यवस्था से किस मायने में भिन्न था? इसके लिए आप देख सकते हैं कि मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 3 देख पा रहे हैं, जो पेज क्रमांक आपके 21 पेज में दिखाया गया है। 21 पेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ दिया गया मानचित्र 1, ये सबसे नीचे 21 पेज में दिखाया गया है। मानचित्र 1 को देखें और कारण बताएं कि जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो ये 21 पेज का है उत्तर, इसको देख सकते हैं। इसके बाद 19 पेज में है प्रश्न, इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 21 नंबर पेज का है प्रश्न। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए। ठीक बच्चों, इसके बाद हम चलेंगे आपके मुख्य प्रश्नों के उत्तरों पर जानेंगे, जिसका नाम है फिर से याद करें। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पेज नंबर 27 का प्रश्न बच्चों आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं उन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों में के सदस्य के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोग होता था? ये सब इसका दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक से है, जो फिर से याद करने के नाम से आपका आता है अभ्यास। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 है, जोड़े बनाएं। जोड़े में गुर्जर प्रतिहार वंश को यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहार में गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट को लगा देना पश्चिमी दक्कन से, और पाल को बंगाल से आप लगाएंगे, और चोल को लगाएंगे तमिलनाडु से। ये इसके उत्तर हो गए हैं बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। त्रि-25 संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? यानी 3 पक्षों में जो लगे थे कौन कौन से थे? तो आपका पहला हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट है, और तीसरा क्या है? पाल। ये आपके बहुत छोटा उत्तर है, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चल रहे हैं, जिसका नाम है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं? यानी आवश्यक योग्यता क्या थी? इसको जानने के लिए देख सकते हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थीं। नंबर 1 था, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूमि राजस्व वसूला जाता था। और दूसरा था, उसके पास अपना घर होना चाहिए। ये 2 शर्तें थीं। तीसरी शर्त के रूप में था, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा था, उन्हें वेदों ज्ञान होना चाहिए। 5वां ईमानदार होना चाहिए। और 6वां था, उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी ये उसकी योग्यता आती थी। प्रश्न क्रमांक 4 है, चाह मानो क्या दिया है? चाह मानो के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं?
तो दो प्रमुख नगर हैं, तो एक इनमें से आप देख सकते हैं कि कन्नौज भी है, बनारस है, इंद्रप्रस्थ है जिसको इस समय दिल्ली कहा जाता है, प्रयाग जो इलाहाबाद नाम था और पुनः वर्तमान में प्रयागराज के नाम से इस समय जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक, यहाँ आइए समझे के नाम से यहाँ पर आया हुआ है। आइए समझे आपकी किताब में लिखा है, जो पेज क्रमांक आपके 29 में है, 29 पर। और प्रश्न 5 है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, यानी शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे। तो राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। शुरुआत कौन किया? दंतिदुर्ग ने अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि की। प्रश्न क्रमांक यहाँ 6 देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? जो नए राजवंश थे तो स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। एक नंबर है यहाँ, राजा लोग नए राजवंशों को अपने महत्तम या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ये 4 कारण दिए हैं, 2, 3, 4। इनको आप थोड़ा सा वीडियो रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 7 दिखाया गया है। 7 में तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्र में, तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था निम्न प्रकार से हुआ। नंबर 1, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। दूसरा, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। तीसरा, कई तालाब और हौजों को निर्मित किया गया। और चौथा है, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खनवाए गए, यानी कुआं भी खनवाए गए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देख पा रहे हैं 8वां है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चोल मंदिरों के साथ इनकी जो गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, इन पॉइंटों में 5 पॉइंटों में बताया गया है। जैसा नंबर 1 है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से ही संपन्न होते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के पूर्व आपके दिखाया गया पेज, जो पेज नंबर 29 पर ही है और है यहाँ पर, आइए विचार करें। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, मानचित्र 1 को दोबारा देखें, यानी एक बार पहले देख चुके हैं, फिर दोबारा देखना है आपको। तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ यानी राजाओं के राज्य थी या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। तो मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश इस समय गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश है बच्चों। और जो पाल है वो कहाँ है? बंगाल और बिहार में थे। उत्कल वंश जो था उड़ीसा में है। पूर्वी चालुक्य थे आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रकूट था महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। और चोल था तमिलनाडु में। चेर थे केरल में और पांड्य थे दक्षिण तमिलनाडु में। इस तरह इनके क्षेत्र थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो दिखाया गया है 10 नंबर, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनमें से उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? तो यहाँ दिखाया गया है, बहुत बढ़िया करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ वर्तमान समय में पंचायत चुनाव का है, देख सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और उत्तर मेरूर में चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे, मात्र ये अंतर था। दूसरा इसका अंतर था, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देता है, जबकि यहाँ पर है चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग पर रहता था। इसके बाद है आइए करके देखें, प्रश्न क्रमांक जहाँ 11 है इसको है दिखाया गया है आइए करके देखें नाम से। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। तो पहले हम जानेंगे असमानताएं क्या हैं। तो इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मंदिर बेसर
शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। वेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली सम्मिश्रण होता है। समानताएं क्या हैं? इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। प्रश्न क्रमांक 12 दिखाया गया है। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है? इसके बारे में दिखाया गया है। देख सकते हैं वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में है आयकर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष के रूप में है उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और इस समय बच्चों आ गया है जीएसटी भी लग रही है। तो यही है सब टैक्स के रूप हैं जिसको आप टैक्स के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत में लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।